नमस्कार, मैं विमलेंद्र राय बनारस की तस्वीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे संग आज मैं न्याय के मंदिर में हूँ। न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले बनारस बार 2022-23 के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री अवधेश सिंह जी के साथ हूँ। आज मैं उनसे बात करूँगा। राजनीतिक चर्चाएँ होंगी, सामाजिक पर चर्चाएँ होंगी, लेकिन एक छोटा सा परिचय जरूर दे दूँ। अभी हाल ही में एक मौलाना जर्जिस करके, अब तो अपराधी भी कह सकते हैं कि रेप केस में, बलात्कार के केस में आरोपी था, जिसको सजा दिलवाएं और आज वह सलाखों के पीछे है। ऐसे शख्सियत के संग आज मैं खड़ा हूं और उनसे बात करूंगा। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बनारस की तस्वीर में। बनारस बार का चुनाव हो रहा है, सेंट्रल बार का चुनाव हो रहा है। पहले चुनाव क्या है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, चुनाव प्रतिवर्ष होता है। हमारे यहाँ दो बार एसोसिएशन है, सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन। और हर साल चुनाव होता है। और चुनाव इसलिए होता है कि जो न्यायालय में असुविधा हो वकीलों को या वादकारियों को भी, उसको कैसे दूर किया जाए, ये विजन होता है चुनाव कराने का। क्योंकि संघे शक्ति कल जुगे, तो हर आदमी तो जाके कोई बात नहीं देख सकता। इसलिए अपना एक फोरम है और ये अध्यक्ष मंत्री हम इसलिए चुनते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण करें। अभी तक अध्यक्ष और महामंत्री जो हुए हैं, क्या कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं थीं आप लोगों की, जो समस्याओं को उन्होंने प्रियोरिटी के तौर पे हल कराया हो या हल करा रहे हो? देखिए, मैं वर्ष 1987 में सेंट्रल बार का महामंत्री था। तो उस समय ये बनारस कचहरी में ये सब, जहाँ अभी हम लोग बैठते हैं, तीसरी बिल्डिंग वगैरह बनी है, केवल पेड़ पौधे हुआ करते थे और हमारी संख्या भी कम थी, तो बैठने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। लेकिन आज हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है और पूरे कैंपस में तमाम बिल्डिंगें बन गई हैं, जिसकी वजह से नौजवान बच्चों को बैठने में बड़ी असुविधा होती है और आए दिन एक दूसरे से हम टकराते रहते हैं। तो एक तो जो सबसे बड़ी समस्या कचहरी की है कि इनके बैठने की क्या व्यवस्था की जा सके, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है कि जब कोई भी बुराई होती है समाज में, तो उसका असर हर सेक्टर पर पड़ता है। निश्चित रूप से न्यायपालिका पर भी वर्तमान समय का असर है और ये देखने में मिलता है कि अधिवक्ताओं में भी कुछ गिरावट आई हमारे, और न्यायिक अधिकारियों में भी गिरावट आई। और न्यायिक अधिकारी अपने को न्यायिक अधिकारी न समझकर अपना व्यवहार प्रशासनिक अधिकारियों की तरह करते हैं। दूसरा क्या है कि आए दिन ये समाचार मिलता रहता है कि फला अधिकारी ने बेईमानी किया, पैसे लेकर निर्णय दे दिए, पक्षपात किया, और चेहरा देख के आदेश करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। जैसे किसी मामले में अगर मैं जाता हूँ तो दूसरा आदेश, और किसी कोई जूनियर लड़का जाएगा तो दूसरा आदेश। तो मुझे ये बात बड़ी खटकती है। न्यायपालिका में यह नहीं देखा जाना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है। देखा क्या जाना चाहिए कि क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है कोई आदमी, ये इम्पॉर्टेंट है, कौन कह रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब इसको हम दृष्टि में रखेंगे तो हमारे नौजवान अधिवक्ताओं की भी वही इज्जत और वही साख होगी, वही आर्डर मिलेगा जो किसी बड़े लॉयर का मिलता है। तो ये बड़ी ख़राब बात है। मेरा 24 आवर, ये 365 दिन में इसके बारे में सोचता रहता हूँ। और प्रैक्टिस के दौरान भी अगर अदालतों में मैं हूँ और मुझे लगता है कि कोई अदालत किसी नौजवान से भेदभाव कर रही है, तो मैं उसे रोकने का प्रयास करता हूँ, मैं इंटरफियर कर देता हूँ। दूसरी जो समस्या ये है कि नकल लेना हुआ, बेलबान दाखिल करना हुआ, तो इन जगहों पर निश्चित रूप से नाजायज़ पैसे ऑफिस को देने पड़ते हैं। और उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका में कर्मचारियों की बहुत कमी है। तो एक एक जो अस्थाई कर्मचारी है वो 4-4, 5-5 अपने हेल्पर रखा हुआ है। अब उनको पेमेंट करना है तो वो वकीलों से वसूलता है और फाइनली वो जाता है वादकारियों पर। तो न्याय बहुत महंगा हो गया है। इसलिए मेरा ये प्रयास होगा कि आंदोलन करके, धरना करके, अपने शक्ति का प्रदर्शन करके, माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करके
सरकार से आग्रह करके किसी तरह से पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाए। दूसरी बात, कर्मचारियों की नियुक्ति की ही बात करते हैं। आज अगर बनारस में स्वच्छता अभियान चल रहा है, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन आप लोगों का एक जागरूक समाज है, आप लोग न्याय दिलाते हैं, न्याय के पुजारी कहे जाते हैं। ऐसे में आपका परिसर जो है चारों तरफ अगर देखा जाए तो पान खा करके थूकना, कूड़ा, पत्तल, गंदगी, क्या कर्मचारियों की कमी है या जागरूकता की कमी है, कारण या बजट की कमी है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। 2017 में मेरे दिमाग में आया कि भाई हमारा परिसर बहुत गंदा है, तो मैंने अपने हाथ से पोस्टर तैयार कर लिए 100 और कचहरी में हर जगह लिखवाया, हम सबका हो सपना, सबसे साफ हो परिसर अपना जी। और उसके बाद मैंने जो किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लगा करके और जिलाधिकारी को और नगर आयुक्त को चिट्ठी भेजी और राजनीतिक लोगों से भी कहवाया। जब ये चिट्ठी गई तो डीएम ने ये कह दिया कि साहब ये परिसर हमारे कंट्रोल में नहीं आता, ये उच्च न्यायालय के कंट्रोल में है, इसलिए सफाई कर्मियों को हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो मेरा एक स्वभाव है कि जो काम हाथ में लेता हूँ उसको मैं अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। मैंने स्वयं परिसर को साफ करने का बीड़ा उठाया और तमाम वीडियोज मेरे पास पड़े हुए हैं। सारे लोगों ने देखा है कि जब सन 17 में हमने सफाई शुरू की तो एक दिन में 2 ट्रक और 6 ट्राली कूड़ा निकलवाया और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे लंग्स का इन्फेक्शन हो गया और मैं 28 दिन आईसीयू भर्ती रहा और मैं मरते मरते बचा। लेकिन जब ठीक होकर आया तो मेरा वो संकल्प मुझे भूला नहीं और आज का दिन है कि जो सफाई के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है वो मेरे दिल में सुलगती रहती है और हर छुट्टी में आके मैं ये काम करता रहता हूँ। बहुत से वकील मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप तो वकीलों को झाड़ू थमा दिए, उनको पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, लेकिन मैं उससे विचलित होता नहीं और मैं कह सकता हूँ कि अगर यूपी में सबसे साफ परिसर हमारा नहीं है, सबसे साफ नहीं है, तो साफ परिसरों की गिनती में 1, 2, 3 में आएगा, वो प्रयास का है। बनारस बार और सेंट्रल बार का बजट भी है, तो ऐसे में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं हो जा रही है स्वच्छता के लिए? ये बहुत सही सवाल उठाया हमने, क्योंकि इस तरह किसी की दृष्टि नहीं है। अगर मैं इस बार अध्यक्ष बना तो मेरे दिमाग में है कि अब मैं 73 साल का हो गया हूँ, रोज़ तो सफाई नहीं कर सकता, इसके लिए अस्थायी व्यवस्था करनी होगी। तो ये मेरा पहला काम होगा, मेरे रिजीम का ये पहला काम होगा कि अस्थायी रूप से रोज़ सफाई हो जाए, इसकी व्यवस्था करूँ। और उसके बाद बजट हमारे पास है, जो हमारे मेंबर्स हैं वो 50 रुपया साल केवल मेंटेनेंस का देते हैं। अब वो रुपया कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, वो हिसाब देखने पता चलेगा, लेकिन उससे इस परिसर को साफ किया जा सकता है, साफ पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है और वो मेरा पहला फोकस होगा कि मैं उसको करूं और इसको 1 महीने के अंदर मैं कर डालूंगा। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था कि अब कचहरी में जो बेसिक समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे शौचालय को लेकर के। महिला अधिवक्ता हों, महिला वादी हों, जिनको बहुत दूर जाना पड़ जाता है, साथ ही साथ बेतरतीब तरह से टेबल कुर्सी लगे हुए हैं। अधिवक्ता दिन में, जाड़े में, गर्मी में उस टीन सेट में तपते हैं, भीगते हैं, धुलते हैं। क्या इसके लिए भी कुछ सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाने का आपका प्रयास होगा? कोई तैयारी है, कोई योजना है? बिल्कुल, इसके लिए बहुत 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 बढ़िया सवाल आपने पूछा। हम लोग जब आए तो एक रेणु दुबे ये थे, 1-2 महिलाएं और थी, गिनती की 2-3 महिलाएं थी, लेकिन आज हमारी बेटियों की संख्या इस परिसर में 300-350 हो गई है और ये बड़ा दुखद है कि उनके लिए अलग से बाथरूम की, अलग से बैठने की कोई जगह नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास होगा कि महिला अधिवक्ताओं के लिए एक बैठने की उचित जगह और उनके टॉयलेट की व्यवस्था हो, जहां वो अपनी मर्जी से स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर सके, पहली बात। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, भी क्या पूछा था आपने? पेयजल को लेकर के, टेबल कुर्सी को लेकर के। पेयजल को लेकर के कि ये कचहरी है मित्र, और यहाँ आप समझिए कि 25,000 लोग तो लगभग रोज आते ही होंगे, इससे कम तो नहीं आते हैं। इससे कम नहीं आते हैं। तो इतने लोगों के पानी पीने की व्यवस्था है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछली बार मई में इसी साल मुझे लगा कि कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। 3-3 कूलर यहाँ लगे हुए हैं। आरओ जिला जज साहब के आंगन में, एक जो बड़ी बिल्डिंग है उसके कोने पर,
और एक लाल वाली बिल्डिंग के कोने पर गेट नंबर 2 के सामने। मैंने जिला जज साहब को कहा कि भाई इसको आप बनवा दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास बजट नहीं है। मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? तो नाजिर साहब को उन्होंने निर्देश दिया और नाजिर साहब ने मुझे चिट्ठी भेज दी कि 16,783 रुपये का सामान लगेगा और 3,000 रुपया उसका मेंटेनेंस मजदूरी का है। मैंने तुरंत 20,000 रुपया नाजिर साहब के यहाँ जमा कर दिया और ये उनसे आदेश किया, अब उनको ये निर्देश दिया कि ये रुपये तो मैं जमा कर रहा हूँ, लेकिन 3 दिन में सारे कूलर चालू हो जाना चाहिए। और अच्छा रहा कि 3 दिन में वो सारे कूलर चालू हो गए और सबको ठंडा पानी और शुद्ध पानी मुहैया कराया जा सका। तो उसकी परमानेंट व्यवस्था भी करनी होगी, सरकार के पास भी बजट नहीं। बाथरूमों का सवाल उठाया आपने, ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि कोई भी सभ्य आदमी वाराणसी कचहरी के न्यायालयों में जो बाथरूम है उसमें जाना न पसंद करता है, और स्वस्थ आदमी जाएगा तो बीमार हो जाएगा। अब जिला जज से कहो तो उनका अलग रोना होता और है। कुछ जगह तो शौचालय है ही नहीं, जहाँ है वहाँ दरवाजा तक नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, जैसे अब FTC की बिल्डिंग है, 5-5 जज इसमें बैठते हैं, न इसमें कोई बाथरूम है करने के लिए और ताजुब होता है, और न तो इसमें कोई पीने की पानी की व्यवस्था है। तो एक तो उसको हल कराने के लिए मैं प्रयास करूँगा। दूसरा सवाल आपने कहा कि बेतरतीब चौकियाँ लगी हैं, तो बेतरतीब चौकियों के लिए थोड़ी जिम्मेदारी तो वकीलों की बनती है कि अगर वो थोड़ा कॉन्शियस रहे, उसको तरतीब से कर दें तो शायद कुछ लोग एडजस्ट हो सकें। अब कुछ लोग कहते हैं साहब कि जगह नहीं है, मैं कहता हूँ जगह तो है, देखने की ज़रूरत है। जैसे अभी जहाँ हमारा इंटरव्यू आप कर रहे हैं, इसके सामने निकले हैं तो यहाँ से लेके गेट नंबर 3 से और गेट नंबर 2 तक हज़ारों वकील बैठते हैं। हमको अपनी ताकत का प्रयोग करके हाई कोर्ट को कन्विंस करके अगर हम इतना उनसे आदेश करा लें कि साहब टीन हमने लगा रखा है, आपकी ज़मीन हम कहीं ले नहीं जा रहे हैं, आपसे पैसे मांगते नहीं, हमको टीन हटाने की अनुमति दे दें, ज़मीन न दें हमको, टीन लगा के हम बैठ रहे हैं, हमारा कब्जा है, हमको हटा पाओगे नहीं आप, हम जाएंगे कहाँ, हमारे बिना कचहरी चलेगी नहीं, तो टीन हटाने की अनुमति दे दो। तो नीचे अगर 9 बाई 9 के पिलर खड़े कर दिए जाए 10-10 फीट को चारों तरफ और केवल छत बना दी जाए टीन हटा करके, तो 2 फायदे हो, एक तो ठंडा हो जाएगा, रोज़ जो चूता बहता है वो बंद हो जाएगा, और जितने हज़ार वकील नीचे बैठे हैं उतने ऊपर बैठ जाएंगे, बशर्ते उसको हम चेम्बर में न तब्दील करें। और मैं चेंबर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं, मैं इस पक्ष में होता हूँ कि बार एसोसिएशन हो चाहे जिला की कोई ज़मीन हो, उस पर वकीलों के लिए चेंबर बनाया जाए। हाल बनाओ, चेंबर बनाएंगे तो 10 वकीलों को मिलेगा, हाल बनाएंगे तो 5 वकील बैठेंगे। तो वो मैं अवश्य रूप से उसका प्रयास करूँगा कि उसका निर्माण हो और मैं उसको करा के रहूँगा, इसमें मेरा ऐसा विश्वास है। एक अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान योजना है स्वास्थ्य से संबंधित, दूसरी है करप्शन पूरे देश में है, कहीं न कहीं से आपका परिषद भी अछूता नहीं है इसको, इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, मैं पहले करप्शन को लेना चाहूँगा। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अलग अलग काम होते हैं, और मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूँ कि जिस दिन इस देश के लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर से उठा, उस दिन यह जंगल राज हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी पुलिस अधिकारियों से, करप्ट अधिकारियों से, गुंडों से, राजनेताओं से उठता है तो उसका भरोसा होता है कि न्यायपालिका में चलेंगे, और अगर यहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार और करप्शन हुआ तो भरोसा टूट जाएगा। और न्यायालय में जो आप भीड़ देख रहे हैं वो इस बात को साबित करती है कि आज भी आम जनता का भरोसा न्यायालयों पर है। लेकिन खेद का विषय है कि निश्चित रूप से हमारे न्यायपालिका में भी गिरावट आ रही है, और ये जो न्यायिक अधिकारी हैं इनका मन मिजाज ठीक नहीं है। एक तो ये जो अवर न्यायालय के अधिकारी हैं ये ड्रेस में बैठना पसंद नहीं करते। ड्रेस में बैठने की व्यवस्था इसलिए की गई कि जैसे ही आप काली कोट, बैंड लगा के, गाउन पहन के कुर्सी पर बैठते हो तो एक मन में भाव आता है कि हम न्यायाधीश हैं, तो न्याय की तरफ जाते हो, और आप सादे ड्रेस में बैठते हो तो लगता है कि प्रशासनिक अफसर हैं। तो एक तो ये प्रवृत्ति बढ़ी है। आम अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। मनमाने तरीके से, जैसा मैंने पहले कहा कि चेहरा देख के आदेश करना, जैसे जिन मामलों में स्टे जरूरी है स्टे नहीं देना, नोटिस कर लेना, जारी कर देना, जिस 156 दिन के प्रार्थना पत्र पर कागजेबुल ऑफेंस है उसमें FIR दर्ज करने का आदेश हो
नहीं होता है, कारण क्या है, ये जानने का प्रयास करना होगा। सब लोगों को पता है। सीधे सीधे ये कहना कि न्यायिक अधिकारी घूस लेके करता है ज़रा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन लोगों में चर्चाएं होती हैं, और चर्चा जब कोई होती है, धुआं कहीं उठता है तो आग लगती है, तभी होती है। दुखद ये है कि विगत कई सालों से हम उस पर नियंत्रण करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि और उस पर मैं लगाम लगाने का प्रयास करूंगा, और मैं लड़ता रहता हूँ। ये वजह है कि न्यायिक अधिकारी भी लोगों को बुला बुला के मेरे खिलाफ पैरवी करते हैं कि भाई कोई जीजा अवधेश सिंह न जीतने पाए। एक दिन तो मैंने पिछले रिजीम में शर्मा जी थे, हाई कोर्ट के जज हो गए हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई अगर मैं अध्यक्ष हो गया तो क्या करूँगा, आपके प्रमोशन रोक दूंगा, वेतन रोक दूंगा। यही तो कहता हूँ कि ठीक से काम करो, क्यों आप लोग परेशान रहते हो। कहीं यही कारण तो नहीं कि आपको अन्ना हजारे का भी उपाधि अन्ना हजारे के नाम से लोग बुलाते हैं कि आप वाराणसी कचहरी के अन्ना हजारे हैं? नहीं, वो देखिए, मैं लड़ता रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ कभी भी कहीं भी कचहरी में, शहर में, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है तो मैं बिना किसी की परवाह किए उसको विरोध करता हूँ। और जहाँ तक अन्ना हजारे से तुलना की बात है, बहुत बड़ी बात होगी। अगर उनका दशांश भी मेरे अंदर हो तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसलिए तो जो मेरी पहली लड़ाई है, मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि मुझे आप अध्यक्ष बनाओ ना। केवल चार्ज लेने के दिन से 1 महीने का मुझे समय चाहिए, 30 जनवरी तक ये सारी व्यवस्थाएं मैं ठीक कर लूँगा। एक बार करप्शन नहीं रहेगा। ये मैं जब महामंत्री था तब भी 2 रुपया पैसे भी कोई पुरस्कार नहीं लेता था, रोक दिया था, एकदम रोक दिया था। जो लोग समय गए वो बताएंगे। तो करप्शन तो मैं नहीं चलने दूंगा, उसके लिए चाहे करना जो पड़े मुझे। और मुझे लगता है कि मेरे पत्रों से ही काम चल जाता है। अक्सर जिला जज साहब तक को मेरी बात माननी पड़ती है, उनको पता है कि ये आदमी मानने वाला नहीं है। तो करप्शन पर तो लगाम लगा दूंगा, ये गारंटी है। अब आयुष्मान कार्ड की आपने बात किया। आयुष्मान कार्ड के लिए हमारे 1-2 मित्रों ने अप्लाई किया तो कहा कि भाई वकील जैसे ही लिखते हैं फॉर्म में कि हम अधिवक्ता हैं, हम उस लाइन से बाहर हो जाते हैं। तो परसों नरसों में फिर 1 महीना पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के पत्रों का जवाब मेरे पास आता है। इस पत्र का जवाब नहीं आया तो लगा कि बड़ी योजना है भाई, साथ ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने। तो मैंने 1100 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर से एक पत्र तैयार किया, चीफ मिनिस्टर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार के लिए। और उसको हमने 3-4 दिन पहले डीएम साहब को दिया और उनको समझाया कि आयुष्मान कार्ड क्यों जरूरी है। निश्चित रूप से 20% वकील हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको पैसे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन 80% तो हम ऐसे ही हैं ना, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर 4-5 लाख की व्यवस्था बीमारी में एक बार करना हो तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए आयुष्मान कार्ड मिलना वकीलों को बहुत ज़रूरी है। और अच्छा लगा मुझे कि जिलाधिकारी महोदय ने पूरे डेलीगेशन के सामने ये स्वीकार किया कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और डेलीगेशन के सामने ही उन्होंने स्टेनो को कुछ लिख के निर्देशित किया कि ये पत्र बन जाए कवरिंग लेटर के साथ, ये मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और विधि मंत्री को पहुंच जाए। तो मैं उस काम में लगा हूँ और 365 दिन में मैं अपने हर अधिवक्ता के हाथ में आयुष्मान कार्ड दे के ही मानूंगा। इसके लिए चाहे संघर्ष मुझे कितना भी करना पड़े, जिंदा रहा तो इसको करके मानूंगा। दूसरी जो मेरी डिमांड परसाल से चल रही है, पीएम तक चिट्ठी पहुंच गई है कि आप बिना ब्याज के रुपया हजारों करोड़ बांटते हो लोगों को। तो वकीलों को जिनके पास मकान नहीं है उनको लोन दे दो, ब्याज आप दे दो, लोन हमारा वकील दे देगा। ताकि आपका यही विजन है ना कि हर स्तर के ऊपर छत होनी चाहिए, तो उस योजना में हमको शामिल करो। और जो वकील प्रैक्टिस करता है वो भाग नहीं सकता। आप मकान के कागज ले लो, गारंटी ले लो, लोन दे दो, बिना ब्याज के लोन हम दे देंगे, ब्याज आप दे देना। तो ये 2 काम मैंने लिया है। करप्शन का मुद्दा तो मेरे लिए जानता हूँ कि 1 महीने का है, 1 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा चार्ज लेते ही। और इन दोनों कामों के लिए भी लक्ष्य रखा है कि 365 दिन में इन कामों को करा के ही मानूंगा। तो देखूंगा कि क्या हो सकता है। तो ये थे बनारस बार के 2022-23 के प्रत्याशी अवधेश सिंह जी, जिन्होंने साफ स्पष्ट तौर से कहा है कि वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए जो बन सकेगा वह करूंगा। साथ ही उन्होंने सीधे कहा कि अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जुड़वाना इनका सीधा टारगेट है, जिसपे इनका काम भी चालू हो गया है। दूसरी तरफ इन्होंने आवास के लिए बोला है कि वकील लोगों को आवास के लिए लोन
के लिए भी इन्होंने प्रधानमंत्री तक लेटर लिखा है। तो सीधे कहना है कि 1 महीने के अंदर अगर ये शासन अपने सत्ता में आते हैं, अध्यक्ष पद का पद अगर सुशोभित करते हैं, तो 1 माह के अंदर अधिवक्ताओं का 80% से ज़्यादा समस्याओं को हल कराएंगे। बाकी जो बचा रहेगा भगवान वो भी पूरा करेंगे। देखते रहें बनारस की तस्वीर। फिर मुलाकात होगा एक नए शख्स, नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।